Hello friends, welcome back to the Hogwarts Learning. So in today's video we are going to discuss what is union budget, क्या होता है गवर्नमेंट बजट, कैसे इवोल्यूशन हुआ था इन चीजों का और किसने पहला बजट लाया था इंडिया का और कौन था ऐसा जिसने वर्ल्ड का पहला बजट पेश किया था और क्या मीनिंग है बजट की। तो चलिए कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और बिना समय गवाए सभी जानकारियों को लिखते रहिएगा और बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या होता है बजट। तो बजट जानने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां, यूनियन बजट जानने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां आपके सामने रख देता हूं ताकि आगे हम लोगों को तकलीफ ना हो। चलिए, तो एक चीज है यहां पर जिसे हम कहते हैं फिजिकल ईयर, या तो आप कह लीजिए इसको साहब फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब साहब फाइनेंशियल और फिजिकल ईयर क्या होता है? तो फाइनेंशियल और फिजिकल ईयर होता है हमारा एक टाइम पीरियड होता है। क्या होता है टाइम पीरियड? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो पीरियड होता है वही एक फिजिकल ईयर कहलाता है या फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ठीक है, हमने सब एक बात बताइए कि हमने तो एक जगह सुना है कि कुछ कैलेंडर ईयर टाइप भी होता है, सही पकड़े हैं। कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर की बात करें, हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो कैलेंडर ईयर हमारा होता है 1 जनवरी से टू 31 दिसंबर तक। ये दोनों में डिफरेंस करना आप समझ जाइएगा कि फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कैलेंडर ईयर क्या होता है साहब? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, ये बात आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगली बात जान लीजिए। अब अगली बात जानते हैं, देखिए किसी भी चीज का अगर आपको एकदम ब्रॉड फॉर्म पढ़ना है ना, तो मेरे को हमेशा लगता है कि आप उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारियां जान लीजिए। और कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ा सा बेसिक जानकारियां नहीं पता होती हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्स। तो आप सबसे मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को आप डीमोटिवेट मत करिए, क्योंकि वैसे ही वो बेचारे शर्मा रहे होते हैं। तो आप उनको बताइए कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, चलिए तो सीख के जाइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, तो क्या है बजट की अगर हम बात करें तो ये वर्ड डिराइव कहां से होता है? ये एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है साहब? एक फ्रेंच वर्ड था जिसको हम बहुत ही अच्छे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो बुगेट, BOUGETTE, बुगेट नाम से जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साहब? तो हम उसे बुगेट नाम से जानते हैं। ये ई है, इस बुगेट नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इस बुगेट का मतलब क्या होता है साहब? तो इस बुगेट का मीनिंग होता है, फ्रेंच वर्ड है, इस बुगेट का मीनिंग होता है आ लेदर बैग। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ गई कि एक बजट होता है, बजट वर्ड निकल के आया है बुगेट शब्द से और इस शब्द का मीनिंग होता है आ लेदर बैग। ठीक है, ये तो बता दिया। पहले ये तो बताओ कि बजट क्या होता है। ठीक है, रिसेंटली दिवाली वेकेशंस खत्म हुए, आई होप आप सबने एंजॉय भी कर लिया होगा। तो एंजॉय करने से पहले थोड़ी सी मेहनत हुई होगी जब आप लोग शॉपिंग करने गए होंगे, जरूर गए होंगे। जब शॉपिंग करने आप गए होंगे तो आप सबके मन में एक बजट फिक्स करके चलते हैं। हमारे घर में यूजुअली हमारी मदर्स जो होती हैं वो एक बजट फिक्स करके चलती हैं। क्या बजट फिक्स करके चलती हैं? कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, अब ये डेफिनेशन सुनिएगा, ज्वाइन कर देते हैं। अ प्लान हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ये बुलेट पॉइंट बना के लिखिएगा। क्या बोला मैंने? अ प्लान हाउ टू स्पेंड an amount of money over a particular period of over a particular period of time। एक कार्यकाल में आप कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि खर्च करने के लिए उपलब्ध राशि, जितना आपके पास उपलब्ध राशि है या अमाउंट है, उसे खर्च करने के लिए आपके पास कितना है। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, अभी एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को। मदर गई आपकी मार्केट में, हमारी ही गई और उन्होंने सोचा था 2000 का सामान लेंगे। ठीक है, उसी में जितने एक्सपेंस है या रिवेन्यू है सब उसी में हमको देखना है।
कैसे देख लेना है साहब, जैसे 2000 का कुछ मिठाइयां खरीदनी है तो वो 2000 का ही खरीदनी है, क्योंकि उनका बजट वही है। यही बजट होता है कि आप एक प्लान करके चलते हैं कि आपके पास इतना सम ऑफ अमाउंट है और उसी को आपको खर्च करना है। ठीक है साहब, ये बात समझ में आई। इसे कहा जाता है कि ये सब जनरली रिफर किस चीज के लिए करता है, तो एक्सपेंस और रिवेन्यू के लिए करता है। ठीक है, इतनी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई हो। ठीक है, एक्सपेंस का भी मीनिंग समझ लीजिए। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, क्या होता है? खर्चा। खर्चा होता है एक्सपेंस का मतलब। ठीक है, रिवेन्यू का मतलब होता है जो आपकी इनकम हो रही है। ठीक है, जो आपकी इनकम हो रही है या जो गेन हो रहा है आपको, उसको रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने बात कर ली, थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी बजट की। ठीक है, इसी से जुड़ी एक आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूं, ये लिख लीजिए जरा। ठीक है, आई होप लिख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, लिख लिया है तो इसी से जुड़ी एक जानकारी, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, इसको इरेज करने के बाद इसी से जुड़ी एक जानकारी देता हूं कि वर्ल्ड में कब, वर्ल्ड में 1733, ठीक है, 1733 में क्या हुआ था? 1733 में सर रॉबर्ट वॉलपॉल, ठीक है, जो थे, इन्होंने पहला फाइनेंशियल बजट, फर्स्ट फाइनेंशियल बजट कहां पर पेश किया था? वर्ल्ड में पहली बार कहां पर पेश किया था? इन्होंने पेश किया था मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो था, ये मिनिस्ट्री जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो इन्हीं के राज में ये पहले ऐसे थे वर्ल्ड के जिन्होंने पहला फाइनेंशियल बजट को पेश किया था। ठीक है, ये बात हम समझ गए। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए। आगे जानते हैं कुछ बातें कि क्या होता है साहब। अब ये भी तो जानना जरूरी है कि क्या होता है यूनियन बजट या केंद्रीय बजट। ठीक है, तो चलिए कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। वीडियो पे अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बगल में सब्सक्राइब का बटन है, नए है तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट है, कमेंट में बताइएगा मेरे को, जो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं क्या होता है यूनियन बजट। बात करें तो चलिए जानते हैं यूनियन बजट। चलिए इधर थोड़ा मिटार लें, इसको इरेज कर लें। यूनियन बजट, क्या बोला? यूनियन बजट। ठीक है, अगर हम यूनियन बजट की बात करें, एक सेकेंड, इतिहास में तो गई। चलो अब इतिहास में जाएंगे तो बात शुरू होगी। कहां से बात शुरू होगी? तो सबसे पहली बात इसकी शुरू होती है हमारी 1860 से। 1860, ये बहुत ही जरूरी जानकारी है, तथ्यात्मक जानकारी है, इसे लिखते चलिए। 1860 में कौन? 1860 में ऐसा क्या हुआ था? 1860 में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई थी, और जिसे अगर आप जान लेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो सर बताइए जरा क्या हुआ था। ठीक है, तो सर जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश सरकार पे, उस समय जब हमारे देश में ब्रिटिश कॉलोनी थी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कुछ भी कह लीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कॉलोनी थी, उस समय इन्होंने फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, पहले थे ये। ठीक है, ये बात हमने जान ली। ठीक है, अब अगली बात अगर हम जानना चाहें और कुछ बताइए, तो अगला बात अगर हम जानना चाहें, एक डेट है जिसे मैं यहां पर लिख देता हूं, उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं। डेट और नेम है, उनके बारे में बड़े अच्छे से बताता हूं मैं आपको। लिखिए 1947, 26 नवंबर। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अपने दिमाग में आप रट लीजिए अभी के अभी। सर आर के शनमुखम चेट्टीज ने क्या किया था, इसको बहुत अच्छे से लिख देता हूं, थोड़ा मेरा पेन भी फिसल रहा है। ठीक है, 26 नवंबर को सर आर के शनमुखम चेट्टीज ने भारत का इंडिपेंडेंट भारत का पहला बजट को पेश किया था लोकसभा में। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए ये बात करते हैं। यहां पर एक लाइन है जो मैं आपके सामने कोट करना चाहूंगा, वो मैं लिख के आया हूं स्पेशली आपके लिए। उस लाइन को मैं रीड करता हूं, देखिएगा।
I rise to present the first budget of our free and independent India. This occasion may be considered an historic, and I count it a rare privilege that it was fallen to me to be the finance minister to present this budget on 26 नवंबर 1947। किसके शब्द हैं? तो ये बहुत जरूरी नाम है, याद रखिएगा, सर आर के सनमुखम चेट्टीज। ये हमेशा आप याद रखिएगा, अपने दिमाग में आज ही बैठा लीजिए। कोई आपसे पूछ देता है कि कौन था ऐसा पहला फाइनेंस मिनिस्टर जिसने बजट पेश किया था, तो आप सीधा बोलेंगे सर आर के सनमुखम चेट्टीज। ठीक है, इतना बात हमको समझ में आ गया। ये मैंने जो वर्ड कोड किए हैं आपको गूगल पे बहुत आराम से मिल जाएगा, जाइएगा, सर्च करिएगा, लिख लीजिएगा, आप याद भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए इस वर्ड को कोड किया, तो इतनी प्रिय बातें इसमें लिखी हुई हैं कि उनके लिए एक ऐसा हिस्टोरिक मूवमेंट था ये, उन्हीं के लिए नहीं, सबके लिए, जितने लोग उस समय थे, कि वो एक आजाद भारत का फाइनेंस बजट पेश कर रहे थे। ठीक है, ये तो थोड़ा हमने इतिहास में झांक के देख लिया कि क्या था। अब जानते हैं मेन हमारा टॉपिक जो है यूनियन बजट। सभी जानकारियों को लिखते जाइएगा, पॉज करके भी लिख सकते हैं, मैं तब तक वीडियो को कंटिन्यू कर देता हूं। ठीक है, यूनियन बजट साहब क्या होता है? यूनियन बजट बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। किसमें? अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसकी विशेष जगह है। इसको विशेष जगह कहां दी गई है? 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल या अनुच्छेद में इसकी एक विशेष जगह दी गई है। ठीक है, इज द एनुअल बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, क्या है? इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द एनुअल बजट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया। ठीक है, यही लाइन कोट करके दिया गया है 112 अनुच्छेद के अंदर। ठीक है, अगर हम यूनियन बजट की बात करें तो बहुत ही पॉपुलरली नाम से जाना जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस नाम से? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां से दो बातें निकल के आई जो बहुत जरूरी है। पहला, यूनियन बजट इज ऑल्सो कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, उसके अंदर दिया गया है। ठीक है साहब, ये बात जान ली। ठीक है, अब ये बताइए कि भारत सरकार कब इसे जारी करती है? अभी हमने बात किया था, देखिए वो सारी बातें सामने आती जाएंगी। आ गई सामने फिजिकल ईयर। हमारा फिजिकल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसी से पहले ठीक भारत की सरकार जो है, हमारी जो केंद्रीय सरकार है, वो भी केंद्रीय बजट को पेश करती है। कहां पेश करती है? तो ये लिख लीजिएगा, लोकसभा में। कहां? लोकसभा में पेश करती है बिल को। ये जो फाइनेंस बिल होता है इसको पेश करती है हर साल। और यहां पर एक जानकारी आपको मैं दे देता हूं, 2016 तक, 2016 या उससे पहले तक क्या होता था? फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे, फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे होता था, उसमें बजट को पेश किया जाता था। लेकिन 2016 के बाद क्या हुआ? इट इज प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट किया जाता है, ताकि उसको लागू करते करते हमारा फाइनेंशियल जो ईयर है, वो फाइनेंशियल मंथ जो है हमारा, जो बिगिनिंग है, वो सब चालू हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जान ली। ठीक है, यहां से एक बात और निकल के आई कि साहब यूनियन बजट के बारे में हमने ये सब तो जान लिया। ठीक है, अब ये बताइए कि यूनियन बजट में होता क्या है? देखिए, सरकार एक पूरे समय में देखिए, सरकार के भी खर्चे होते हैं, सरकार भी कहीं से इनकम लेती है। ठीक है, उन्हीं चीजों का संपूर्ण जितना भी उनका लेखा जोखा होता है, उस फाइनेंशियल बजट में दिया जाता है और लोकसभा के सामने पेश किया जाता है। कहा जाता है कि लोकसभा में बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है बिल को कभी कभी पास कराना। ठीक है, लेकिन बिल तो हर साल ही पास होता है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो किसी को नापसंद में आए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर एक और बात आप लोग समझ लीजिए कि ये जो यूनियन बजट है ना,
ठीक है। ये 1 अप्रैल को स्टार्ट जो फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है उसी दिन चालू हो जाता है, ठीक है। और कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलता है, ठीक है। ये तो हो गई थोड़ी बेसिक जानकारी यूनियन बजट के बारे में कि क्या होता है यूनियन बजट। सरकार के सभी एक्सपेंस और रिवेन्यू का जिसमें लेखा जोखा होता है, ठीक है। अब जानते हैं क्या है यूनियन बजट का टाइप। देयर इज अ टाइप ऑफ यूनियन बजट। तो चलिए यूनियन बजट का टाइप जान लेते हैं। तो टाइप ऑफ यूनियन बजट की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ यूनियन बजट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 टाइप निकल के आते हैं। कौन से 3 टाइप निकल के आते हैं? पहला होता है सरप्लस बजट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जो होता है बैलेंस्ड। क्या होता है? बैलेंस्ड बजट, ठीक है। पहला हमारा होता है सरप्लस बजट। ऐसे इसमें कोई काउंटिंग नहीं दे करके मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको। ऐसा मत सोचना कि पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा होता है बैलेंस्ड बजट और तीसरा होता है डेफिसिट बजट, ठीक है। अब सर जल्दी से इन तीनों का मतलब बता दीजिए, ठीक है। देखिए सरप्लस का मतलब होता है जहां पर आपको गेन ज्यादा हो रहा हो। देखिए सरप्लस क्या होता है? सरप्लस तो इनकम है, जब आपके अंदर खूब ज्यादा पैसा आ रहा है, सरप्लस हो रहा है आपका। जब इनकम बढ़ रहा है तो वही तो सरप्लस है। बैलेंस क्या है? जब पैसा आ रहा है उतना ही चला जा रहा है, तो ये बैलेंस हो गया। सरप्लस क्या है? कि पैसा खूब आ रहा है और खर्चा हो ही नहीं रहा है। इधर एक और चीज लिखा है, क्या लिखा है? डेफिसिट। डेफिसिट क्या होगा? डेफिसिट का मतलब होता है कि खर्च ज्यादा हो रहा है। आप खर्च कर रहे हैं लेकिन कहीं से ज्यादा इनकम हो नहीं रहा है, ठीक है। खर्च के मुकाबले इनकम कम है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? तो अगर हम सरप्लस की बात करें तो इसमें जान लीजिए कि इसमें हमेशा इनकम जो होगी, इनकम वो ज्यादा होगी किससे? एक्सपेंस से, ठीक है। एक्सपेंस से क्या ज्यादा होगी? जो हमारा एक्सपेंस होगा उससे क्या ज्यादा होगा? इनकम। सरप्लस में। बैलेंस्ड में क्या होगा? बैलेंस्ड बजट में क्या होगा? जो हमारी इनकम है और जो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। आई को मैं इनकम से डोनेट कर रहा हूं और ई को एक्सपेंस से। इनकम और एक्सपेंस दोनों इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल, ठीक है। तीसरा था हमारा डेफिसिट, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एक्सपेंस ज्यादा होगा। तो इसमें कैसे होगा? इसमें अगर हम इनकम और एक्सपेंस लिख दें तो इसमें क्या होगा? एक्सपेंस ज्यादा होगा, ठीक है। इसको सेम ऐसे ही आप अपने बुलेट पॉइंट बना के और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि अगर सरप्लस बजट है तो इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंस कम होगा। बैलेंस्ड बजट है तो बैलेंस्ड बजट में क्या होगा? इनकम और एक्सपेंस दोनों बराबर होगा। डेफिसिट बजट है तो डेफिसिट बजट में क्या होगा? इनकम कम है, इनकम लेस है और एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये थे 3 टाइप ऑफ बजट, ठीक है। यूनियन बजट या बजट कह सकते हैं आप। यूनियन छोड़िए, यहां से शब्द हटाइए, आप बजट के 3 टाइप देख लीजिए, ठीक है। यूनियन बजट तो हमने जाना कि क्या है, भारत सरकार का, ठीक है, या किसी भी देश का, ठीक है। अच्छा, यहां से साहब एक बात निकल के आती है। एक बात सर बता दीजिए कि हम सबने सुना है कि जब 5 साल बाद चुनाव होता है, सरकार बदलती है, उसी टाइम पे आप हमको बता रहे हैं कि ये बजट जो है हमारा उसी टाइम पे तो आता है। चुनाव अप्रैल में जून इसी टाइम पे होते हैं और इसी टाइम पे ये सारी चीजें बजट भी आता है। सही है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। अब इस समय पे बजट आने से पहले एक चीज आती है। 2 वर्ड लिखता हूं, बिल्कुल अच्छे से वर्ड समझ लीजिएगा। ये नोट कर लिया होगा आई होप। ये दोनों वर्ड लिखता हूं मैं, अंतरिम बजट, ठीक है, बजट, और 2 शब्द लिखता हूं, वोट ऑन अकाउंट। दोनों शब्द के बारे में आपको मैं बताता हूं। पहली बात आप जान लीजिए कि जो ये अंतरिम बजट होता है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंतरिम बजट जो होता है हमारा, इसे अंतरिम बजट कहते हैं। अंतरिम, ठीक है, अंतरिम बजट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अंतरिम बजट जो है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है देख लीजिए, एक छोटी सी चीज है उसे समझ लीजिए। जो अंतरिम बजट है ये हमारा एक्सपेंस और इनकम दोनों को इंक्लूड करता है। ये बात आप अपने बुलेट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। और दूसरा वोट ऑन अकाउंट, ये केवल एक्सपेंस इंक्लूड करता है, ठीक है। अब किसी भी सरकार की जब अवधि खत्म होने वाली होती है, ठीक है, तो कहते हैं कि सरकार
अंतरिम बजट पेश करती है जब कंप्लीट से होने वाला होता है। ठीक है, अंतरिम बजट के बारे में कहा जाता है कि एन अंतरिम बजट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। एन एंटरिम बजट गिव्स द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करता है अंतरिम बजट? तो गिव्स द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी सिमिलर टू फुल बजट। एक फुल बजट के बिल्कुल ही बराबर तौर पे ये भी क्या देता है? इनकम और एक्सपेंडिचर के देता है। बट ऐसा नहीं है कि ये एक फुल बजट होता है। जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है तो उससे पहले जो पेश किया जाने वाला बजट होता है। यहां पर एक बहुत ही मुख्य चीज है कि जो ये अंतरिम बजट होता है ना, इसमें सरकारें जल्दी कोई टैक्स के स्लैब्स को में कोई चेंजेस नहीं लाने को देखती हैं। क्या नहीं लाने को देखती है? चेंजेस। क्यों नहीं लाने को कहती हैं? अच्छा, इसलिए नहीं लाने को कहती है कि कई बार जब अगर मान लीजिए चुनाव हुआ और कोई अगली सरकार आ गई, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कोई वाई पार्टी थी, उसका कार्यकाल चल रहा था और एक्स पार्टी आई और वो उसने अपना नया कार्यकाल संभाल लिया। उस समय हुआ क्या? अब जो वाई पार्टी था, जो एक्स पार्टी है, वो वाई पार्टी का तो पहला उनको प्राथमिकता तो देगी नहीं, तो उनके स्लैब या बिल जो भी उन्होंने सुधार कार्य किए थे उनको पास नहीं होने देगी। इसीलिए जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स होती है वो अवॉइड करती हैं क्या? बनाने का कोई भी मेजर स्लैब्स चेंज, इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, और एक बात यहां और जान लीजिए कि जो हमारा लॉ है, लेकिन लॉ मना नहीं करता है, लॉ डज नॉट, ठीक है, लॉ मना नहीं करता है, लॉ ने कोई मनाही नहीं करी है इस चीज के लिए। लॉ बिल्कुल मना नहीं करता है। यहां पर एक लाइन कोट कर देता हूं कि वेल द लॉ डज नॉट डिस्क्वालीफाई। जो लॉ होता है वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई नहीं करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि भैया आप इनकम टैक्स में कोई सुधार नहीं ला सकते हैं। नॉर्मली जैसे इलेक्शन होता है, ठीक है, कोई इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं टैक्स को। लेकिन जो सरकारें, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है, ये बात यहां पर आप हमेशा याद रखिएगा, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है, जो बहुत ही सक्सेसफुल गवर्नमेंट है, वो अवॉइड करती है इन चीजों को, क्योंकि उन्हें ये ट्रिक पता होती है, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी ये चीजें अप्लाई होती हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा बात आता है वोट ऑन अकाउंट। यहां पर हमने बात करी थी एक्सपेंस और इनकम, ठीक है, और इसे किधर से लेते हैं? तो जो हमारा पार्लियामेंट है उधर से जाके ये लोग ले लेते हैं, ठीक है, वहां से इजाजत लेते हैं और इसको पास करवा देते हैं लोकसभा में। ठीक है, अगली बात हम जानते हैं क्या? वोट ऑन अकाउंट। देखिए, कहा जाता है कि इंटरिम बजट इज नॉट सेम एज वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, जो इंटरिम बजट होता है वो वोट ऑन अकाउंट जैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा वोट ऑन अकाउंट होता है ये सिर्फ क्या इंक्लूड करता है? सिर्फ एक्सपेंस को, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ही इंक्लूड करता है बजट में। ठीक है, इसकी भी बात करी गई है आर्टिकल 116 में। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में करा गया है? इसको अनुच्छेद 116 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 112 में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 116 में वोट ऑन अकाउंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये तो बात हो गई थोड़ी यूनियन बजट की कि क्या होता है आखिर यूनियन बजट। मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या होता है यूनियन बजट, कब आया था यूनियन बजट और क्या थी इतिहास यूनियन बजट की। अब मैंने आपसे अगली बात कही थी कि अगली चीज हम इसमें जानेंगे जो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि साहब क्या होता है गवर्नमेंट बजट। यूनियन बजट और गवर्नमेंट बजट क्या होता है? सर, ये शब्द हमेशा हम लोगों को परेशान कर जाता है कि क्या यूनियन बजट और गवर्नमेंट बजट सेम होता है। देखिए भाई साहब, यूनियन बजट क्या होता है? यूनियन बजट के बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि जब भी कोई एक सरकार अपना पूरे साल का बजट लोकसभा में पेश करती है, पार्लियामेंट में पेश करती है, उस साल के एक्सपेक्टेड, एंटीसिपेटेड जिसे कहते हैं, उस समय के आने वाली चीजों को देखते हुए कि कितना खर्च हो सकता है, कितनी इनकम हो सकती है, सारी चीज को मिला जुला के लेखा जोखा पेश करती है। मगर ये जो गवर्नमेंट बजट होता है ये क्या बताता है? तो देखिए, ये बताता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू बताता है सभी आइटम वाइज रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी अगर मैं डेफिनेशन आप सबको बताऊं तो चाहे तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, वैसे आपको बुक में भी मिल जाएगा लिखा हुआ। कहा जाता है कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। कहा जाता है गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट
showing item wise estimate of receipt and expenditure of the government, estimate of receipt and expenditure of गवर्नमेंट, सरकार का जो एस्टिमेटेड होता है, देखिए ये पूर्ण आपको एक पूरी जानकारी, देखिए इसको कहा जा सकता है एक्सपेक्टेड। एस्टिमेट क्या कर रहा है, किसी चीज को एस्टिमेट करने का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को पूर्ण तरीके से नहीं बता रहे हैं, उस चीज को आप बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है ना। अगर आगे इसके बारे में देखिए यहां पर क्या लिखा है, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चला, यहां से हमको सिंपल पता चल गया कि जो भी एक फिजिकल ईयर में बजट आता है, ठीक है, तो उसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताती है आने वाले फिजिकल ईयर के लिए, है ना, उसकी एक बता देती है। ठीक है, वैसे राइटिंग तो एकदम चाइनीज लिख दी है, लेकिन ठीक है जैसा भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वैसे किताबों में मिल जाएगी ये डेफिनेशन, बोलेगा तो आपको मैं लास्ट में एक नोट बना दूंगा इसका। ठीक है, ये था गवर्नमेंट बजट। अच्छा सर, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, ये सवाल भी हमें आता है क्योंकि हमने देखिए हमने ये जान लिया यूनियन बजट का टाइप जान लिया, गवर्नमेंट बजट और यूनियन बजट में डिफरेंस जान लिया। यूनियन बजट क्या है, यूनियन बजट तो पेश किया ना हमने, है ना, पूरे साल के लिए। ये क्या करता है, ये एस्टिमेट करता है, इस वर्ड को याद रखिएगा, एस्टिमेट करता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आने वाले फिजिकल ईयर के लिए। ठीक है, ये बात हमने जान ली। अब जानते हैं क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सबसे पहला वर्ड क्या था, रीएलोकेशन वर्ड कहां से निकल के आया, तो ये रीएलोकेट, जिस वर्ड को नहीं कहते कि ये कोई वर्ड होता है जिसे हम रीएलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसी वर्ड से निकल के आया है। ठीक है, होता क्या है जब ये वर्ड निकल के आता है ना, देखिए गवर्नमेंट का काम क्या है, चीजों को रीएलोकेट करना, लोगों को सभी रिसोर्स प्रोवाइड करना, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ठीक है, उनके हिसाब से काम करना। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहला एक इसमें मैं पॉइंट लिखूंगा, उस पॉइंट को हमेशा आप याद रखिएगा कि टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडरी। क्या है वो पॉइंट, टैक्स कंसेशन और सब्सिडरी। अच्छा, ये क्या होता है ऐसा। ठीक है, आप सबको एक बात पता होगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही टैक्स को वो करती है, उसपे बहुत ज्यादा ही टैक्स लगा देती है। कौन से ऐसे आइटम है, जैसे लिकर हो गया, सिगरेट हो गया, ये पान मसाले हो गए, इन सबको कहा जाता है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, है ना, क्योंकि ये तो लोग शौक के लिए खाते हैं, है ना, कोई अच्छी आदत तो है नहीं, तो उसके लोग शौक के लिए खा रहे हैं, तो भाई शौक के लिए खा रहे हो तो ज्यादा पैसा भी भरो उस चीज के लिए, है ना, तो इस पे ज्यादा टैक्स लगाती है। और उसी टैक्स को उठा के कहां पर सरकार डाल देती है, तो उसको रीएलोकेट कहां कर देती है, खादी। जैसे हम सबको पता है कि आजकल खादी प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में नहीं रहते हैं, वैसे अब तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पे ध्यान देने लग गई है, तो खादी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उन पे मदद करती है, इसको सब्सिडरी प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, इनसे लेती है टैक्स और इनको क्या कर देती है, इनको दे देती है सब्सिडरी, कि भैया इन पे हम लगा रहे हैं दम के प्रेशर और तुम जाओ इधर पे बनाओ, जितना खादी प्रोडक्ट तुमको बना लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक चीज और इसके अंदर है, क्या है वो चीज, ये लिखिए पहले, तब तक हम पानी पीते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज है, एक और चीज इसके अंदर आती है, वो आएगी डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विस। अब डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विस है क्या सर, ठीक है, ये क्या है सर कि डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विस। ठीक है, दूसरा हमारा आता है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विस। क्या चीज बोला मैंने, गुड एंड सर्विस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विस। अब ना वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटाइजेशन, आपको पता है ये जो आजकल साफ सफाई का चल रहा है, ये सब क्या होता है, ये सब कोई प्राइवेट कंपनी ओन नहीं करती है, सब तो गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है ना चीजें।
तो गवर्नमेंट कैसे डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग को इंकरेज कर देगी? इसमें क्या करते हैं वो लोग, खुद से ही इन चीजों को मेंटेन करके रखते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? क्वेश्चन तो ये उठता है ना दिमाग में कि क्या जरूरत है डायरेक्ट प्रोड्यूस करने। देखिए, कुछ चीजें सोशल वेलफेयर के लिए भी सरकारें करती हैं, और वो जरूरी है किस चीज के लिए? क्योंकि समाज में सुधार कार्य के लिए। अच्छा बताइए, आप रोड पे कूड़ा फेंक देते हैं, अब उसको आप तो जाके उठाएंगे नहीं, क्या कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा करेगी फ्री में कि आपने मान लीजिए कार से जा रहे हैं, आपने एक सामान लिया, उसको रोड पे फेंक दिया, अब क्या प्राइवेट कंपनी वाले आपके घर पे आएंगे कि साहब 10 रुपए दे दो, आपका कचरा उठाया है? नहीं आएंगे ना। इसी तरीके से क्या होता है, सरकारें क्या करती हैं, वो आपके सोशल वेलफेयर के लिए ये सारी चीजें चलाती हैं। अगला बहुत अच्छा है, देखिए अगले की अगर बात करें, ये हम सबको बड़ा मजा आता है, ये टॉपिक जब भी पढ़ते हैं बड़ा मजा आता है। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। ये शब्द का मीनिंग क्या होता है? स्थिरता लाना। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए कहीं क्या हो रहा है, खूब ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, खूब ज्यादा पैसा हो रहा है, तो इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, ठीक है। इन चीजों को लेके चलिए 2 वर्ड आ गए हैं तो जान लेते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब बेटा महंगाई होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। और डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जब महंगाई चली गई हो, ठीक है। दूसरी बात हमने जान लीजिए, जब मंदी आ गई हो तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाती है? देखिए, भारत सरकार की बात नहीं करते हैं हम यूजुअली एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी देश का हुआ और उस देश में बहुत सारी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या करेगी सरकार? क्या करेगी सरकार? महंगाई कैसे दूर करेगी? बहुत सिंपल है, लगाओ अमीरों पे टैक्स, ठीक है। अमीरों पे लगता है टैक्स, और क्या होता है, गरीबों को उसी में से सब्सिडी दे दी जाती है, ठीक है। यही तो ये चक्र होता है ना, गोल गोल। आप उधर पैसा कमा रहे हो, उधर टैक्स भर रहे हो, उस टैक्स को उठा के सब्सिडी में दे दिया जा रहा है। इसी सारी चीजों को मिलाकर आपका पूरा इकोनॉमी चल रहा है, ठीक है। ये कुछ 2 मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिए, 2 बता दिए। एक और सुन लीजिए, एक और की बात करें तो एक और जो हमारा है वो है मैनेजमेंट। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। देख लिए, देखिए सरकार के भी द्वारा कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो चलाई जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं घुसते हैं क्योंकि इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि क्या होता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या है कि सारी चीजों को उन्हीं को मैनेज करना पड़ता है। तो इस चीजों को भी ध्यान में रखते हुए वो बजट का पेश करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कि क्या है गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो हमने दोनों ही टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिया। हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से जान लिया कि क्या है यूनियन बजट, क्या होता है सरकार अगर जाने वाली हो तो उस समय कौन सा बजट पेश होता है, क्या है वोट ऑन अकाउंट, कौन थे आर.के. शनमुखम चेट्टीस जी, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 में क्या किया था, तो उन्होंने पहला बजट पेश किया था। उनके द्वारा लाइन कोट करी गई थी, उसको हमने बताया आपको। काफी जानकारियां मिली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अगली वीडियो बहुत ही बेहतरीन आएगी, तब तक इंतजार करिए, सेफ रहिए और कोरोना से बचते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।